देखेंगे जो प्रमुख अधिनियम हैं, उनमें जो परिभाषा वाला खंड है, तो उन सभी प्रमुख अधिनियमों में जो परिभाषाएं दी गई हैं, उनको देखते हैं। सबसे पहले देखें हम भारतीय संविदा अधिनियम 1872। इसके अधिनियमन की जो तारीख है वो 25 अप्रैल 1872 और प्रवर्तन की जो तारीख है वो 1 सितंबर 1872। तो देखिए 2A में दिया हुआ है प्रस्थापना, 2B में दिया हुआ है वचन, 2C में दिया हुआ है वचनदाता एवं वचन ग्रहीता, 2D में दिया हुआ है प्रतिफल, 2E में दिया हुआ है करार, 2F में दिया है व्यतिकारी वचन, 2G में दिया है शून्य करार, 2H में दिया है संविदा, 2I में दिया है शून्यकरणीय संविदा और 2J में दिया हुआ है शून्य संविदा। माल विक्रय अधिनियम 1930, इसके अधिनियमन की जो तारीख है वो 15 मार्च 1930 है और प्रवर्तन की जो तारीख है वो 1 जुलाई 1930 है। तो 2.1 में दिया हुआ है क्रेता, 2.2 में दिया हुआ है परिधान, 2.3 में दिया हुआ है परिदेय स्थिति, 2.4 में दिया हुआ है माल पर हक का दस्तावेज, 2.5 में दिया हुआ है कसूर, 2.6 में दिया हुआ है भावी माल, 2.7 में दिया हुआ है माल, 2.8 में दिया हुआ है दिवालिया और 2.9 में दिया हुआ है वाणिज्यिक अभिकर्ता। 2.10 में दिया हुआ है कीमत, 2.11 में संपत्ति, 2.12 में माल की गुणवत्ता, 2.13 में विक्रेता, 2.14 में विनिर्दिष्ट माल और 15 में दिया हुआ है कि जिनकी परिभाषा इसमें नहीं दी गई है उनकी परिभाषाएं जो है वो जो भारतीय संविदा अधिनियम 1872 है उनमें जो दिया गया है उन्हीं परिभाषाओं को लिया जाएगा ऐसे करके। अगला अधिनियम है भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये 8 अप्रैल 1932, ये इसके अधिनियमन की तारीख है 8 अप्रैल 1932 और प्रवर्तन की तारीख है 1 अक्टूबर 1932। तो अक्टूबर के पहले दिन 1932 को। तो इसमें देखिए कि 2A में फर्म का कार्य, 2B में कारोबार, 2C में विहित और 2D में पर व्यक्ति और 2E में ये दिया हुआ है कि जो परिभाषाएं इसमें नहीं दी गई हैं वो जो परिभाषाएं भारतीय संविदा अधिनियम 1872 में दी गई हैं उन्हीं के अनुसार परिभाषा ली जाएगी ऐसे करके। अगला अधिनियम है आपका परक्राम में लिखित अधिनियम 1881। तो अधिनियमन की जो तारीख है ये है आपका 9 दिसंबर 1881 और इसके प्रवर्तन की तारीख है 1 मार्च 1882 को। तो देखिए धारा 4 में वचन पत्र, धारा 5 में विनिमय पत्र, धारा 6 में चेक, धारा 7 में लेखीवाल ऊपरवाल, जिक्रीवाल प्रतिग्रहिता, आदरणार्थ पाने वाला और धारा 8 में धारक। धारा 9 में सम्यक अनुक्रम धारक, धारा 10 में सम्यक अनुक्रम में संदाय, धारा 11 अंतर्देशीय लिखित, धारा 12 विदेशी लिखित, धारा 13 में परक्राम में लिखित, धारा 14 में परक्रामण, धारा 15 में पृष्ठांकन, धारा 16 में निरंक पृष्ठांकन और पूर्ण पृष्ठांकन और पृष्ठांकिति, धारा 17 में संदिग्धार्थी लिखत, धारा 18 में जहां की रकम अंकों और शब्दों में भिन्नता कथित है, धारा 19 मांग पर दे लिखित, धारा 20 स्टाम्पित अधूरी लिखित, धारा 21 दर्शन पर, उपस्थापन पर और दर्शनोपरांत, धारा 22 जो है परिपक्वता के बारे में, धारा 23 जो है जो विनिमय पत्र या वचन पत्र या दर्शन से इतने मास के पश्चात दे हैं उसकी परिपक्वता की गणना, धारा 24 में जो विनिमय पत्र या वचन पत्र या दर्शन से इतने दिनों के पश्चात दे हैं उसकी परिपक्वता की गणना और धारा 25 में जबकि परिपक्वता का दिन लोक अवकाश है। अब अगला जो अधिनियम है वो औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940। इसके अधिनियमन की तारीख है 10 अप्रैल 1940। अब इसमें देखिए आप कि 3A में आयुर्वेदिक सिद्ध या यूनानी औषधि की परिभाषा दी गई है, 3AA में बोर्ड की परिभाषा दी गई है, 3AA में आपको प्रसाधन सामग्री, 3B में औषधि, 3C में सरकारी विश्लेषक, 3D जो है वो निश्चित है, 3E निरीक्षक, 3F जो है विनिर्माण, 3G जो है आयात और 3H जो है पेटेंट या सांपत्तिक औषधि और 3I में विहित की परिभाषा दी गई है। अगला अधिनियम है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। तो इसके अधिनियमन की जो तारीख है वो है
12 सितंबर 1988। तो 2A में निर्वाचन, 2AA में विहित, 2B में लोक कर्तव्य, 2C में लोक सेवक और 2D में अनुचित लाभ की परिभाषा दी गई है। अब अगला अधिनियम है खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954। तो इसके अधिनियमन की जो तारीख है वो है 29 सितंबर 1954 की। 2I में अपद्रव्य, 2IA में अपमिश्रित, 2II में केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला, 2III में समिति, 24 केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला निदेशक और 25 में खाद्य। 26 में खाद्य स्वास्थ्य प्राधिकारी, 27 में स्थानीय क्षेत्र, 28 में स्थानीय प्राधिकारी और 28A में दिया हुआ है स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारी, 28B में विनिर्माण, 29 में दिया हुआ है मिथ्या छाप वाला, 210 में दिया हुआ है पैकेज, 211 में परिसर, 212 में विहित, 212A में प्राथमिक खाद्य, 213 में दिया हुआ है विक्रय और 214 में दिया हुआ है नमूने और 215 में दिया हुआ अस्वास्थ्यकर और हानिकारक। अगला अधिनियम है विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999, 29 दिसंबर 1999। 2A में न्याय निर्णायक प्राधिकारी, 2B में अपील अधिकरण, 2C में प्राधिकृत व्यक्ति, 2CC में प्राधिकृत अधिकारी, 2D में न्यायपीठ, 2E में पूंजीगत लेखा संव्यवहार, 2F में अध्यक्ष, 2G में चार्टर्ड अकाउंटेंट। 2GG में सक्षम प्राधिकारी, 2H में करेंसी, 2I में करेंसी नोट, 2J में चालू खाता संव्यवहार, 2K में प्रवर्तन निदेशक, 2L में निर्यात, 2M में विदेशी करेंसी, 2N में विदेशी मुद्रा, 2O में विदेशी प्रत्याभूति, 2P में आयात, 2Q में भारतीय करेंसी, 2R में विधि व्यवसायी, 2S में सदस्य, 2T में अधिसूचित करना, 2U में व्यक्ति, 2V में भारत में निवासी व्यक्ति, 2W में भारत के बाहर निवासी व्यक्ति, 2X में विहित, 2Y में भारत को प्रत्यावर्तित करना, 2Z में रिजर्व बैंक, 2ZA में प्रतिभूति और 2ZB में सेवा। 2ZC में विशेष निदेशक अपील, 2ZD में विनिर्दिष्ट करना और 2ZE में अंतरण। अब देखते हैं हिंदू विवाह अधिनियम 1955। तो ये 18 मई 1955। 3A में रूढ़ी और प्रथा, 3B में जिला न्यायालय, 3C में पूर्ण रक्त अर्ध रक्त, 3D में एकोदर रक्त, 3E में विहित, 3FI या फर्स्ट में सपिंड नातेदार और 3F2 में सपिंड, 3G में प्रतिषिद्ध नातेदारी की डिक्रियां। अगला अधिनियम है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, 17 जून 1956 को। तो 3A में गोत्रज, 3B में अलीय संतान विधि, 3C में बंधु, 3D में रूढ़ी और प्रथा, 3E में पूर्ण रक्त अर्ध रक्त एकोदर रक्त, 3F में वारिस, 3G में निर्वसियत और 3H में मरुमकतायम विधि। 3I में नंबूदरी विधि, 3J में संबंधित। और अगला अधिनियम है हिंदू अप्राप्त वयता और संरक्षता अधिनियम 1956, 25 अगस्त 1956। तो 4A में अप्राप्त वय, 4B में संरक्षक, 4C में नैसर्गिक संरक्षक। अगला अधिनियम है हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956। तो ये 21 दिसंबर 1956। इसमें देखिए 3A में रूढ़ी और प्रथा, 3B में भरण पोषण और 3C में प्राप्त वय। संविधान, भारत के संविधान में देखेंगे अनुच्छेद 366 में परिभाषाएं दी गई हैं। तो 366 एक जो है वो बोलता है कि कृषि आय, फिर 2 में आंग्ल भारतीय, 3 में अनुच्छेद, 4 में उधार लेना, 5 में खंड, 6 में निगम कर, 7 में तत्स्थानीय प्रांत, तत्स्थानीय देशी राज्य और तत्स्थानीय राज्य। और 366 8 में ऋण, 366 9 में संपदा शुल्क।
366(10) जो है वो विद्यमान विधि, 366(11) फेडरल न्यायालय, 366(12) माल, 366(12) ए में माल और सेवा कर, 366(13) में प्रत्याभूति, 366(14) में उच्च न्यायालय, 366(15) में देशी राज्य, 366(16) में भाग और 366(17) में पेंशन, 366(18) में आपात की उद्घोषणा, 366(19) में लोक सूचना, 366(B) में रेल, ये निरसित है। 21 366(22) में शासक, 366(23) में अनुसूची, 366(24) में अनुसूचित जाति, 366(25) में अनुसूचित जनजाति, 366(26) में प्रतिभूतियां, 326(a) में सेवाएं, 326(b), 366 है ना, 366(26)(b) राज्य, 366(26)(c) में सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग और 366(27) में उपखंड। 366(28) में कराधान, 366(29) में आय पर कर, 366(29)(a) में माल के क्रय या विक्रय पर कर और 366(30) में संघ राज्य क्षेत्र की परिभाषा दी गई है। अब अगला अधिनियम जो है भारतीय दंड संहिता 1860, ये 6 अक्टूबर 1860 और प्रवर्तन की जो तारीख है वो 1 जनवरी 1862। तो अध्याय 2 जो है इसमें परिभाषा दी गई है, साधारण स्पष्टीकरण के नाम से है ये, 6 से लेकर 52A तक। तो इसमें देखिए धारा 6 जो है संहिता में की परिभाषाओं का अपवादों के अध्याधीन समझा जाना, 7 एक बार स्पष्टीकृत पद का भाव, 8 धारा 8 में लिंग, धारा 9 में वचन, धारा 10 में पुरुष स्त्री, धारा 11 में व्यक्ति, धारा 12 में लोक, धारा 13 में क्वीन निरसित है, धारा 14 में सरकार का सेवक, धारा 15 ब्रिटिश इंडिया निरसित, धारा 16 में भारत सरकार निरसित, धारा 17 में सरकार, धारा 18 में भारत, धारा 19 में न्यायाधीश और धारा 20 में न्यायालय। धारा 21 में लोक सेवक, धारा 22 में जंगम संपत्ति, धारा 23 में सदोष अभिलेख, सदोष हानि, सदोष अभिलाप प्राप्त करना, सदोष हानि उठाना, धारा 24 में बेईमानी से, धारा 25 कपट पूर्वक, धारा 26 विश्वास करने का कारण, धारा 27 पत्नी लिपिक या सेवक के कब्जे में संपत्ति, धारा 28 कूटकरण, धारा 29 दस्तावेज, धारा 29A इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, धारा 30 जो है मूल्यवान प्रतिभूति, धारा 31 विल, धारा 32 जो है कार्यों या निर्देश करने वाले शब्दों के अंतर्गत अवैध लोप आता है, धारा 33 कार्य लोप, धारा 34 सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किया गया कार्य, धारा 35 जो है जबकि ऐसा कार्य इस कारण आपराधिक है कि वह आपराधिक ज्ञान या आशय से किया गया है, धारा 36 अंशतः कार्य द्वारा और अंशतः लोप द्वारा कारित परिणाम, धारा 37 जो है किसी भाग को अपराध को गठित करने वाले कई कार्यों में से किसी एक को करके सहयोग, धारा 38 आपराधिक कार्य में संपृक्त व्यक्ति विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे, धारा 39 स्वेच्छा, धारा 40 अपराध, धारा 41 विशेष विधि, धारा 42 स्थानीय विधि, धारा 43 अवैध करने के लिए वैध रूप से आबद्ध, धारा 44 क्षति, धारा 45 जीवन, धारा 46 मृत्यु, धारा 47 जीव जंतु, धारा 48 जलयान, धारा 49 वर्ष मास, धारा 50 धारा 51 शपथ, धारा 52 सद्भावपूर्वक, धारा 52A संशय। अब अगला अधिनियम है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, जिसमें धारा 3 जो है वो निर्वचन खंड से संबंधित है, जिसमें परिभाषा दी गई है आपके न्यायालय की, तथ्य की सुसंगत विवादक तथ्य दस्तावेज साक्ष्य साबित ना साबित नहीं हुआ भारत। धारा 4 जो है वो उपधारणा कर सकेगा, उपधारणा करेगा और निश्चायक सबूत के बारे में है। अगला अधिनियम जो है वो दंड प्रक्रिया संहिता 1973, तो 25 जनवरी 1974 को। तो देखिए अध्याय 1 जो है इसमें धारा 2 जो है वो परिभाषाओं से संबंधित है। 2A में जमानती और अजमानती अपराध, 2B में आरोप, 2C में संज्ञेय अपराध, 2D में परिवाद, 2E में उच्च न्यायालय और 2F में भारत। 2G में जांच, 2H में अन्वेषण, 2I में न्यायिक कार्यवाहियां, 2J में स्थानीय अधिकारिता, 2K में महानगर क्षेत्र, 2L में असंज्ञेय अपराध, 2M में अधिसूचना, 2N में अपराध,
2O में पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी, 2P में स्थान, 2Q में अभिवक्ता प्लीडर, 2R में पुलिस रिपोर्ट, 2S में पुलिस थाना, 2T में विहित, 2U में लोक अभियोजक और 2V में उपखंड। 2W में सम्मन करना, 2WA में पीड़ित और 2X में वारंट मामला। ये आपका परिभाषा दिया हुआ है। तो इस प्रकार हमने देखा जो प्रमुख अधिनियम है उनमें जो परिभाषाओं वाले खंड हैं उनमें किस किस धारा की उपधारा में परिभाषाएं दी गई हैं उनको हमने देखा। धन्यवाद।